हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में 3 आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें पेंशन की कैलकुलेशन करने के लिए अधिकतम जो उम्र है 25 वर्ष तक ही सर्विस आपको काउंट किया जाएगा। जैसे ही आपका 25 वर्ष, अगर आपने 35 साल सर्विस किया है, किसी का हो सकता है 30 साल हो, किसी का 33 साल हो, लेकिन पेंशन के कैलकुलेशन में आपको 25 ईयर्स ही सर्विस काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आपका पैसा जमा होगा, जैसे कि यूपीएस के जो भी कॉर्पस है उसमें आपका जो 25 वर्ष सर्विस के बाद जो पैसा कंट्रीब्यूशन होगा उस पैसे का क्या होगा, ठीक है। उसके बारे में गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जो एक और है कि जैसे आपको पता ही है कि जो फैमिली पेंशन के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है, तो उसने बताया है कि आपको फैमिली पेंशन में स्पाउस को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि फैमिली में केवल स्पाउस ही आएंगे, तो अगर उनका डेथ हो जाएगा तो उसके बाद फैमिली पेंशन आपके जो लीगल जो आपके जो बेटे बेटी हैं जो भी हैं उनको मिलेगा या नहीं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और डाउट्स थे तो वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर किसी का डाउट्स रह जाएंगे तो आप कमेंट करना, उसको अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये है कि यूपीएस में पेंशन के कैलकुलेशन के लिए अधिकतम उम्र 25 ईयर्स ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट कहाँ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ देख सकते हैं कि जो पेंशन के कैलकुलेशन के लिए है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ क्यू एक्सिड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। इसका मतलब यह हुआ कि आपका 25 ईयर्स सर्विस, क्यू आपको पता ही है कि क्यू होता है नंबर ऑफ मतलब मंथ, मतलब टोटल आपका क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें कितने मंथ हुए वो क्यू होते हैं। तो क्यू को अधिकतम 300 लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि 25 ईयर्स ही आपका सर्विस काउंट होगा, ठीक है ना। 25 ईयर्स से अगर ज़्यादा सर्विस होगा तो उस केस में क्या होगा। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बताया है कि जो अधिक आपका कॉर्पस अगर आईसी है और जो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो जाता है तो वो पैसे आपके जो सेविंग अकाउंट जो भी आपका सैलरी अकाउंट है उसमें रीइंबर्स कर दिया जाएगा। उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे दिया हुआ है एक जगह, आप देख सकते हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट कहीं दिया हुआ है, मैं वहीं से मैंने देखा था। एक मिनट एक मिनट इसी एग्जाम्पल में उन्होंने एक बताया था, उसी एग्जाम्पल से मैंने देखा था कि जो भी आपका जो जैसे कि आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस होता है, तो बेंचमार्क कॉर्पस से अगर इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको रिम्बर्स मतलब आपके सेविंग अकाउंट में कर। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 15 ईयर्स है, एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें उसका कॉर्पस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। श्योर, एक मिनट, वो जो एग्जाम्पल है मिसिंग क्रेडिट, एक मिनट, और इस केस में होगा इन केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दिस केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट ऑफ द एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। इन दिस केस द एम्प्लॉय विल गेट जो एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस है तो उसको उसके जो आपका अकाउंट है उसमें उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इन दिस केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट ऑफ एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक ना। उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सेस कब हो सकता है, जो भी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है बेंचमार्क कॉर्पस एक्सेस कब हो सकता है, ये 2 कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो चूज नहीं किया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाला चूज नहीं किया है, अपने हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपने चूज कर लिया है, तो हो सकता है मार्केट में उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो उसके कारण इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा है। अगर 25 साल से ज़्यादा आपने सर्विस किया है, ठीक है, 25 साल से ज़्यादा सर्विस किया है, तो उसके बाद मतलब 25 साल के बाद जो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, उसका जो रिटर्न मिल रहा है तो वो सभी बेंचमार्क कॉर्पस से एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको रिम्बर्समेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो एक और प्रश्न था जो आपका कि
ये वाला जो प्रश्न था कि जैसे कि आफ्टर डेथ ऑफ स्पाउस फैमिली पेंशन किसको मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्लियरिफाई कर दिया है कि फैमिली पेंशन केवल स्पाउस को ही मिलेगा। व्हाट इज द फैमिली पेंशन पे आउट अंडर यूपीएस, तो यहाँ पर दे सकता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर द आफ्टर सुपर एन्युएशन, जो रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ हो जाता है, फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर द हिज डिमाइज, उसके डेथ के बाद उसके जो फैमिली है उसको मिलने लगेगा। लेकिन फैमिली में आएगा कौन, शैल बी एश्योर टू लीगली वेडेड स्पाउस, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपको लीगली स्पाउस है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। केवल मतलब कि जैसे अगर इसमें एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर ऐसे कोई एम्प्लॉई है जिसके स्पाउस है ही नहीं, ठीक है ना, अगर उसका मान लो शादी नहीं हुआ है और तो उसके स्पाउस भी नहीं रहेंगे, तो उस केस में उसको फैमिली पेंशन मिलेगा या नहीं, तो फिर इस केस में नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको स्पाउस है नहीं और किसी दूसरे को मिल नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई अनमैरिड है और तो उसके फादर मदर चाहे कोई माइनर ब्रदर किसी को नहीं मिल सकता, ठीक है ना। केवल स्पाउस को ही फैमिली पेंशन मिल सकता है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में आप देखते थे कि जिसको भी आप नॉमिनी बना दें उसको मिलने लगता था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यूपीएस का ये भी थोड़ा गवर्नमेंट पे इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि फैमिली में और लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने शादी नहीं किया तो उसके स्पाउस भी नहीं रहेंगे, तो फिर उस केस में किसको मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर डेथ ऑफ फैमिली पेंशन किसको मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस पे यूपीएस पे, ठीक है। और 25 ईयर्स के बाद जो यूपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा और गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, ठीक है। वो अभी पूरा अच्छे से गाइडलाइंस नहीं है, वो तो मैंने बस एग्जांपल में देखा था, क्योंकि यह एग्जांपल में समझाया गया था कि एक्सेस जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो भी एक्सेस है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा और कुछ डाउट्स है, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आपको लागू हो जाएगा, तो उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है ना। तो हाउ इज द एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड, तो ये पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इस वीडियो में फिर से नहीं बताऊंगा ना। व्हाट इज द मिनिमम एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस, तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उनका सर्विस मतलब 10 साल से कम है, तो उनको कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दिया था कि मिनिमम अगर 10 साल होगा तभी आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, 10 साल से कम है तो आप यूपीएस ना चूज करें। आप एनपीएस में रहेंगे तो कम से कम आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट वगैरह वो तो मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यूपीएस में जाएंगे तो आपको क्या होगा कि जो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, लमसम अमाउंट भी नहीं मिलेगा और दूसरा नंबर पेंशन भी नहीं मिलेगा, 10 साल से कम सर्विस है। तो मिनिमम एश्योर्ड पे आउट ऑफ 10,000 पर मंथ हैज़ बीन गारंटेड अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन केस सुपरएन्युएशन इज आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद होता है तब, और मोर ना ऑफ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, अगर 10 साल से ज़्यादा होता है तब, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जो अगला प्रश्न है कि जो यहाँ पर एक व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट, तो एश्योर्ड पे आउट आपको 3 ही केस में मिलेगा, ठीक है। पहला जो है ऑन सुपर एन्युएशन आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, अगर 10 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका सुपर एन्युएशन होता है, सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, ठीक है ना। कितना भी मिले, जो आपका कैलकुलेट करने पर जो फार्मूला है उसके अनुसार जो बनेगा वो मिलेगा। अगर वो कैलकुलेट करने पर 10,000 से कम आता है तो 10,000 कम से कम मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, और उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट अंडर द प्रोविजन, जो 56J के अंतर्गत गवर्नमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती है, जो भी अनफिट होते हैं, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं बहुत सारे लोग 50 साल के बाद जो काम करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट 56J के अंतर्गत कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती है। तो अगर गवर्नमेंट आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दे रही है 56J के अंतर्गत, तो उस केस में भी आप जो एश्योर्ड पे आउट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 50 ईयर्स एज होने के बाद ही देती है, तो आपको 25 साल कम से कम सर्विस हो जाएगी, ठीक है ना, तो उस केस में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगला है कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर, अगर 25 ईयर आपका क्वालिफाइंग सर्विस हो गया उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो उस केस में भी आपको मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट सच। लेकिन जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो कब मिलेगा, जब आपका सुपर एन्युएशन हो जाएगा। जैसे मान लो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, तब कब आपका सुपर एन्युएशन होता है, जब आपका एज 60 ईयर्स हो जाता
तो जब आपका एज 60 ईयर्स हो जाएगा उस समय से, अब भले ही मान लो तो 45 या 50 साल के एज में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हो, आपका 25 साल एज मतलब सर्विस हो गया है, और 50 साल मान लेते हैं 50 साल के एज में आपका 25 ईयर सर्विस हो गया है, लेकिन उस समय से आपको नहीं मिलेगा। जब आपका सुपर एन्युएशन होता है एक्चुअल में, जैसे कि 60 ईयर्स एज होने पर, तो उस जब 60 ईयर्स एज हो जाएगा उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है ना। तो एक दोस्त ने पूछा था कि उस समय तक आप क्या करें, तो उस समय तक आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है ना, लमसम अमाउंट मिल जाएगी। उसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट है वो भी आपको मिल जाएगी, अब पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑप्शन फॉर एश्योर्ड पे आउट, जो एश्योर्ड पे आउट है किस कंडीशन में नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपर इन्वेटिंग बिफोर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस से पहले अगर आपका सुपर इन्वेशन हो जाता है तो उस केस में आपको एश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा। उसके अलावा इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, आपने सर्विस से रिजाइन करते हैं या डिसमिस होते हैं या रिमूवल होता है तो उस केस में भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन एनपीएस के अंतर्गत इस केस में मिलता है। रिमूवल के केस में, डिसमिसल के केस में और रिजिग्नेशन के केस में भी एनपीएस में आपको जो आपका एनपीएस अकाउंट में पैसे हैं, कॉर्पस है, वो मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक यहाँ भी यूपीएस का ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर इन्फ्लेशन, ये तो ठीक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो सिक्योरिटी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फेन देयर विल बी डिसमिसल, एक मिनट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और जो लमसम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बता ही दिया था कि 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट है। जो टोटल इमोलमेंट होता है वो लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज बेसिक पे, लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे रहता है, बेसिक एंड डीए का एवरेज, ठीक है ना। तो 1/10 इंटू टोटल इमोलमेंट इंटू एल क्या है, तो जो आपका टोटल 6 मंथली पीरियड की कितना हुआ, जैसे कि नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल। अब जैसे पेंशन में आपने देखा था कि मैक्सिमम 25 ईयर ही सर्विस काउंट किया जाता है, लेकिन लमसम अमाउंट के लिए 25 ईयर्स नहीं काउंट किया जाएगा। जितना आपने सर्विस किया उतना पूरा सर्विस काउंट किया। अगर 35 साल आपने सर्विस किया तो 35 साल में 6 मंथ करके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगे। तो 1/10 इंटू टोटल इमल मंथ, एक मंथ का जो बेसिक एंड डीए है वो 1/10 इंटू एक मंथ का बेसिक एंड डीए इंटू 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका लमसम अमाउंट आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर है व्हाट इज द रेट ऑफ एम्प्लॉई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि जो एम्प्लॉई का 10% कंट्रीब्यूशन हुआ इंडिविजुअल कॉर्पस में, गवर्नमेंट भी उसमें 10% करेगी, और दूसरा बेसिक एंड डीए का, ठीक है। और जो पूल कॉर्पस है उसमें गवर्नमेंट केवल 8.5% करेगी। इस तरह से गवर्नमेंट का 18.5% कंट्रीब्यूशन रहेगा और जो एम्प्लॉई है उसका 10% कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। अब बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में बहुत लोगों को डाउट है, बेंचमार्क कॉर्पस है एक्चुअली क्या। जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दो होते हैं। जैसे कि जब भी आप पेंशन का कैलकुलेशन करते होंगे तो उसके फार्मूला में आपने देखा होगा कि एक होता है Q/2 इंटू पी, सॉरी एक मिनट, इसमें होता है आपका P/2, ठीक है ना, P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC। तो यहाँ पर जो P है, P तो आप जानते हैं कि जो लास्ट 12 मंथ है उसका एवरेज बेसिक एंड डीए होता है। जैसे मान लो कि लास्ट वाला है वही एवरेज में भी आएगा। अगर किसी का डिमोशन हुआ है तो उस केस में लास्ट वाला पहले के सैलरी से कम हो जाएगा, तो उस केस में एवरेज हो गया। और अगर एक और है कि अगर किसी का 8 पे कमीशन आ जाता है, तो जैसे मान लो कि किसी का रिटायरमेंट है जुलाई 2026 में, तो उसका 6 मंथ 8 पे कमीशन आने के बाद होगा, लेकिन जो उसके 6 महीना 7 पे में कमीशन आएगा और 6 महीना 8 पे कमीशन में आएगा। तो लास्ट वाला जो 8 पे कमीशन में सैलरी आएगा तो वो तो बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आप 6 महीना 8 पे कमीशन के अनुसार देखेंगे कितना सैलरी बन रहा है, और 6 महीना 7 पे कमीशन के अनुसार, और सभी का एवरेज लेंगे, ठीक है। तो एक मंथ का जो आएगा डिवाइडेड बाय 12 करने पर तो वो P हो जाएगा। तो P/2 इंटू Q तो आपको मैक्सिमम 300 ही लेना है। आपका 35 ईयर भी सर्विस हो जाए फिर भी आपको 25 ईयर काउंट होगा, 25 × 12 = 300, ठीक है ना। और जो IC/BC, तो IC है इंडिविजुअल कॉर्पस और BC बेंचमार्क कॉर्पस। तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है कि जैसे ही आपका जॉब लगता है, ज्वाइनिंग होता है, तो उस समय से रिटायरमेंट तक आपका जो अकाउंट है, जो भी कॉर्पस, जैसे पहले NPS था बाद में UPS हो जाएगा, तो उसमें हर महीना पैसा जमा हो रहा है कि नहीं, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। अगर किसी महीना मिसिंग तो नहीं है और आपने पार्शियल विथड्रॉल तो नहीं किया, अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, किसी महीना मिसिंग भी नहीं है और हर महीना जमा हो रहा है, तो जो टोटल पैसा जमा होगा वो
वो बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होगा कि टोटल जैसे शुरू से लास्ट तक जमा हुआ, लेकिन अगर किसी महीना मिसिंग है, ठीक है ना, मिसिंग है, तो जितना पैसा मिसिंग है वह बेंचमार्क कॉर्पस मतलब मिसिंग है तो वह तो कम हो जाएगा ना। उसके अलावा अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, ठीक है ना, आपका मान लीजिए कॉर्पस में टोटल 50 लाख था, लेकिन उसमें से 5 लाख आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया, तो इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 45,000 हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैक्सिमम होगा अमाउंट वो बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। और जो अगर पार्शियल विथड्रॉल कर लिया या किसी महीना मिसिंग है तो वो सब माइनस करने के बाद जो बचेगा इंडिविजुअल कॉर्पस कहलाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉर्पस मैक्सिमम बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होगा। अगर इंडिविजुअल कॉर्पस किसी केस में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, किसी केस में ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कम पड़ रहा है उतना आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो फिर पेंशन कम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि इंडिविजुअल कॉर्पस किस केस में कम हो सकता है, आपको बता दिया कि 3 केस में कम हो सकता है। पहला था आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया, दूसरा है किसी महीने आपका जमा नहीं हुआ, तीसरा केस है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न है वो चूज़ नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो चूज़ नहीं किया था, आपने कुछ अपने हिसाब से चूज़ कर लिया। तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट में जो आपका जो है उसका मतलब वैल्यू कम हो गया, ठीक है ना। तो वैल्यू जब कम हो जाएगा, जैसे आपको पता है मार्केट में ऊपर नीचे जाता है, अगर आपको जो जिस प्लान में आपने चूज़ किया था उसका वैल्यू कम हो गया तो उस केस में भी इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो सकता है, ठीक है। और 3 केस है जिसमें 2 केस है उसमें इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा भी हो सकता है। किस केस में, अगर आपने 25 साल से ज़्यादा सर्विस किया है, 25 साल से ज़्यादा अगर सर्विस करेंगे उस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा केस है कि अगर आपने मार्केट में खुद से इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ किया है और वह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस केस में भी इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ज़्यादा जो वैल्यू रहेगा वही रखा जाएगा कैलकुलेशन में? नहीं, जो अधिक अमाउंट हो रहा है एक्सेस अमाउंट उसको आपको जो आपका सैलरी अकाउंट में है उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक ना। तो उस केस में आपका आईसी और बीसी मैक्सिमम दोनों बराबर हो सकता है। आईसी मैक्सिमम बीसी से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में आईसी को बीसी से ज़्यादा कभी नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपका हर महीना जमा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में तो आईसी एंड बीसी बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। और 25 साल सर्विस किया तब भी कटेगा, 30 साल भी करेंगे तभी क्यू को 300 ही लिया जाएगा, उसको काट के 1 कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका जो आएगा पेंशन मतलब कि मैक्सिमम बेसिक आधा प्लस डीएनएस रिलीफ यही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके अलावा जो था कि इसके लिए एक जो कॉर्पस बनेगा यूपीएस के, उसके लिए मैनेजमेंट कौन करेगा, उस कॉर्पस का मैनेजमेंट कौन करेगा, पीएफआरडीए, ठीक ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसका मैनेजमेंट करेगा उस कॉर्पस का, ठीक है। इन केस या यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट ने क्लियरफाई किया इन केस या यूनिट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉइज मोर देन द वैल्यू यूनिट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस। अगर जैसे आपको बता दिया कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा होगा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट एक्योर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस। तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है उसका क्या होगा, तो एट सुपरन्यूएशन या रिटायरमेंट द एम्प्लॉय अंडर यूपीएस शैल बी ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन। इन केस द वैल्यू और यूनिट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, अगर बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू है उससे आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो जाता है, द एम्प्लॉय शैल बी ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और यूनिट इक्विवेलेंट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस एंड द बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचा था, जो एक्सेस अमाउंट है इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विल बी क्रेडिट टू द एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कम पड़ता है तो उस केस में क्या होगा, इन केस द वैल्यू और यूनिट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉय लेस देन द वैल्यू और यूनिट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस उससे कम है तो उस केस में क्या, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिसिट अमाउंट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट चॉइस। अगर आपने खुद से इन्वेस्टमेंट चॉइस किया तो उसके कारण कम आ गया तो उस केस में क्या होगा, ये एट सुपरन्यूएशन या रिटायरमेंट द एम्प्लॉय को, जैसा कि पता ही है कि अंडर यूपीएस विल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस। इन केस द वैल्यू यूनिट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस लेस, जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस में कम हो जाता है, देन value or unit of the benchmark corpus, the employee shall have an option to arrange for additional contribution। तो ऑप्शन दिया जाएगा एम्प्लॉय के कि जितना पैसा कम पड़ रहा है बेंचमार्क कॉर्पस से इंडिविजुअल कॉर्पस में उतना पैसा वो भरपाई कर दे, ठीक है। उसके बाद अगर भरपाई करता है तो उसको पूरा पेंशन मिलेगा, नहीं करेगा तो उसको कम मिलेगा, ठीक है ना। कैन आई रिसीव माई एश्योर्ड पे आउट इफ आई लेस देन 25 ईयर ऑफ सर्विस, तब मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ठीक है।
और जो हु विल डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस, आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना हुआ, तो क्वालिफाइंग सर्विस कौन डिटरमाइन करता है, हेड ऑफ ऑफिस। और जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है, तो जितने भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है, यूएल आपने सुना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो जितने भी यूएल लिया है, ठीक है ना, उसको माइनस कर दिया जाएगा। आपने 25 साल भरे सर्विस कर लिया है, लेकिन अगर आप उसमें से 2 साल यूएल लिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, आपका 23 ईयर्स ही सर्विस होगा। क्यों? क्योंकि यूएल भी 2 तरह के होते हैं, एक यूएल विथ मेडिकल, एक विदाउट मेडिकल। अगर आपने विथ मेडिकल लिया है तो वो माइनस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर विदाउट मेडिकल लिया है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस से, ठीक है ना। और कैन आई चेंज माई पेंशन स्कीम वंस आई हैव सेलेक्टेड द यूपीएस, तो नहीं, अगर आपने एक बार यूपीएस चूज कर लिया तो अगर आप चाहेंगे कि फिर से एनपीएस में आ जाएंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो इस आप सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। वेदर पास्ट रिटायरी ऑफ एनपीएस विल बी गिवन द बेनिफिट अंडर यूपीएस, अगर कोई पास्ट रिटायरी है जो ऑलरेडी यूपीएस लागू होने से पहले रिटायर हो गया, अगर वो चाहता है कि हम यूपीएस में आए तो वो आ सकता है, तो बिल्कुल उसे ऑप्शन दिया जाएगा, वो आ सकता है। और अगर आएगा तो उसको विथ रिटर्न, मतलब कि जितना भी, अगर उसको एनपीएस में पेंशन कम मिल रहा था और यूपीएस में ज़्यादा मिलेगा, तो जो भी कम उसको मिला था उसका एरियर दिया जाएगा और विथ इंटरेस्ट के साथ उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, और कोई भी आपका डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू फ्रेंड्स।